दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मिनी उर्स पर जायरीनों के लिए की गई बसों की व्यवस्था। 17 जुलाई तक रात दिन उपलब्ध रहेंगी बसें। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिसिन विभाग की ओर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जीवन को अनुकूल बनाने पर किया गया विचार। जीवन बीमा निगम उत्तर क्षेत्र की वॉलीबॉल टीम चयन प्रतियोगिता 10 और 11 जुलाई को। कई राज्यों से भाग लेने आएंगे खिलाड़ी। दुल्हन का छत से कूदकर जान देना बना पहेली। मायके वालों ने दूल्हे पर लगाया नशे में छत से धक्का देने का आरोप। बोराज क्षेत्र में कुर्की की कार्यवाही। मकान खाली करवाने पहुंचे पुलिस के साथ कोर्ट के नाज़िम। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिनी उर्स के मौके पर जायरीनों के लिए कायड़ विश्राम स्थली से लेकर फव्वारा चौराहे तक रोडवेज द्वारा बसों की व्यवस्था की गई है, जो कि 17 जुलाई तक दिन रात जायरीनों के लिए उपलब्ध रहेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिनी उर्स मुहर्रम के इस मेले के अवसर पर ये मेला अजमेर आगर द्वारा उठाया जा रहा है और मेले में जायरीनों की व्यवस्थाओं को देखते हुए पर्याप्त वाहनों को लगाया गया है। जायरीनों को विश्राम स्थली से वाया गगवाना होते हुए फव्वारा चौराहा तक छोड़ने के लिए व्यवस्था की गई है और फव्वारा चौराहे से पुनः उन्हें विश्राम स्थली तक छोड़ने के लिए वाहनों की व्यवस्था करी है।
इसके लिए सभी आगारों से वाहनें मंगाई गई हैं और अजमेरू CBS की तरफ से कर्मचारियों को लगाया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि जो उर्स के दौरान जो सरवाड़ के यात्री हैं उनको सेवा देने के लिए अजमेरू आगार ने भी पर्याप्त वाहनों का बेड़ा लगाया हुआ है। जायरीनों की किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए हर वर्ष की बात ही इस बार भी इस मेले में रोडवेज की तरफ से पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं। क्या उम्मीद है इस बार मेले को लेकर? मेले में उल्लास है और जायरीन बाहर से आ रहे हैं। जायरीनों की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है और मेले में अंत में ही हम कह पाएंगे कि भाई मेले में किस प्रकार से ये मेला हमारे लिए, हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति ये मेला अच्छा उठेगा और यात्री जायरीन आ रहे हैं। हम भी उनकी सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास यत्न करते हैं। रोडवेज की तरफ से किसी भी प्रकार की वाहनों की कमी का नहीं आने दी जाएगी और जो भी यात्री बाहर से आए हैं उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा कब तक चलेगा ये मेला 17 जुलाई तक चलना है और आगे भी जैसा भी प्रशासन निगम जिला प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश निर्देश होंगे ये कार्रवाई उसके अनुरूप चलती है। मिनी मोहर्रम के उपलक्ष्य में हमने यहाँ से फुहारा चौराहे से दौलतबाग से कायड़ के लिए गाड़ियाँ लगा रखी है। जाने में 15 रुपये किराया है और कायड़ से दौलतबाग वाया गगवाना होते हुए आने में 19 रुपये किराया है। और सुबह 5 बजे से गाड़ियाँ चालू होती है जो पूरी रात भर, जैसे कव्वाली सुनने जाते हैं तो रात भर गाड़ियाँ चलती रहती है। गाड़ियाँ कोई कमी नहीं है, गाड़ियाँ पर्याप्त है। और बाय द वे लोड फैक्टर ज़्यादा बढ़ता है यात्रियों का, तो हम यहाँ दूसरे जो छोटे रूट की गाड़ियाँ तोड़ के गाड़ियाँ लगा देते हैं वहाँ मेले में। अच्छी चल रही है, चेक पोस्ट लगा रखी है, ऐसा कुछ है नहीं। और गाड़ियाँ बाहर से जायरीन आ भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी हम बढ़ा रहे हैं। रोज़ जैसे जैसे यात्रियों का दाव बढ़ता रहेगा गाड़ियाँ बढ़ाते रहेंगे। जोन में ब्यावर है, भीलवाड़ा है, डीडवाना है, नागौर है, वहाँ से 5-5 गाड़ियाँ मंगा रखी है हमने। अजमेर आगार गाड़ियाँ दे रहे हैं, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। कब तक चलेगी? ये 17 तारीख तक चलाएंगे हम गाड़ियाँ, जब तक कि मेला का लास्ट मोमेंट नहीं हो जाता है जब तक गाड़ियाँ चलाएंगे। आपका नाम और पता? महेंद्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी CBS आगार अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के न्यू सेमिनार हॉल में एक पेन एंड पैलेटिव मेडिसिन विभाग की ओर से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पैलेटिव केयर के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और पैलेटिव केयर की महत्वता बताई गई। आपको बता दें, पैलेटिव मेडिसिन का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को अनुकूलित करना और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की पीड़ा को कम करना होता है। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि जेएलएन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर VB सिंह रहे, साथ ही डॉक्टर शाहिर अब्दुल्ला व डॉक्टर रश्मि सिंधी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है पैलेटिव केयर के बारे में कि पैलेटिव केयर क्या होती है, अभी इंडिया में उसका क्या स्टेटस है, पैलेटिव केयर क्यों इम्पोर्टेंट है और पैलेटिव केयर विभाग यहाँ अजमेर में उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ी बात है और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ने ये विभाग बहुत ही कोशिशों के बाद यहाँ खुलवाया था। तो हम चाहते हैं कि आम जन को इसका फ़ायदा मिले, वो पैलेटिव केयर का उपयोग करें, क्योंकि पैलेटिव केयर एक ह्यूमन राइट भी है, फंडामेंटल राइट है और इसका जितना अधिक हम पब्लिक में उपयोग करवा सकें, हमारी कोशिश यही है कि जनता इसका अधिक से अधिक उपयोग करे। सबसे ज़्यादा ये जो है भी लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, लाइलाज पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट बेड रिडन रहते हैं, बिस्तर पर जो पड़े रहते हैं, उस तरह के मरीज जो बेड रिडन बेसिकली, और इस जैसे हार्ट की डिजीज़ हो गई, लंग्स की डिजीज़ हो गई, नर्वस सिस्टम की डिजीज़, किडनी की डिजीज़, जो कि जिनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस डेवलप हो चुकी है लेकिन फिर भी कुछ बीमारियों का इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियों में हम उनकी ओवरऑल सारी केयर करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे पहलुओं को ध्यान रखते हुए हम सारी केयर करते हैं उनकी। भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तर क्षेत्र की वॉलीबॉल टीम की चयन प्रतियोगिता दिनांक 10 व 11 जुलाई 2024 को GLO स्पोर्ट्स ग्राउंड DRM ऑफिस अजमेर में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल अजमेर के प्रबंधक कार्मिक श्री लक्ष्मण कोटाई ने बताया कि वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों के चयन के लिए उत्तर क्षेत्र के 15 मंडलों अमृतसर, बीकानेर, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, जालंधर, जोधपुर, करनाल, लुधियाना, रोहतक, शिमला, श्रीनगर, उदयपुर के 45 खिलाड़ी जिसमें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इस चयन प्रक्रिया में चयनित खिलाड़ी भारतीय जीवन बीमा निगम की अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता में उत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।
उक्त प्रतियोगिता अजमेर मंडल के डिवीजनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर कमेटी के सचिव संदीप भार्गव एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में खेली जाएगी। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तर क्षेत्र के प्रादेशिक प्रबंधक मानव संसाधन विकास नई दिल्ली श्री जयंत कुमार अरोड़ा प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम अजमेर मंडल के मंडल प्रबंधक प्रभारी श्री PN मीणा विशेष अतिथि होंगे। यह टूर्नामेंट LIC नॉर्थ जोन वॉलीबॉल सिलेक्शन ट्रायल्स हो रही है, जो कि रेलवे के GLO ग्राउंड DRM ऑफिस में होगी। 10 से 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिलेक्शन ट्रायल चलेगी, जिसमें हमारे उत्तर क्षेत्र के 15 मंडलों के 45 खिलाड़ी लगभग इसमें भाग लेंगे, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, लुधियाना, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, कुल मिला के 15 मंडलों से 45 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और ये जो टीम सेलेक्ट होगी वो LIC की जो ऑल इंडिया गेम्स होते हैं उसमें उत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। इसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमारे समारोह के मुख्य अतिथि होंगे श्री जयंत कुमार जी अरोड़ा, प्रादेशिक प्रबंधक मानव संसाधन विकास नई दिल्ली, तथा विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे मंडल प्रभारी श्री PN मीणा जी, प्रबंधक अजमेर। मैं लक्ष्मण कोटाई, प्रबंधक कार्मिक, मंडल कार्यालय अजमेर। इस आयोजन को लेकर हमारे अजमेर मंडल में बहुत उत्साह है। हमारी एक कमेटियां बनी हुई है, सारी कमेटियां मिलकर खिलाड़ियों की सुविधाओं का ख्याल रख रही हैं। कल ये प्रतियोगिता DRM ऑफिस के पास GLO ग्राउंड में होगी। इसमें हमारे लगभग 15 मंडलों के, उत्तर क्षेत्र के 15 मंडलों के लगभग 45 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें बीकानेर, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, शिमला, श्रीनगर, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, यहाँ सभी के लगभग 45 खिलाड़ी भाग लेंगे। उनमें से एक टीम बनाई जाएगी जो कि LIC ऑल इंडिया गेम्स में भाग लेगी, उत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। अजमेर के हमारे 4 खिलाड़ी इसमें हैं, जिसमें से 3 खिलाड़ी हमारे भीलवाड़ा अजमेर डिवीजन की भीलवाड़ा शाखा से हैं और 1 खिलाड़ी हमारा किशनगढ़ ब्रांच से है, सुनील हरवानी। अजमेर में कल एक नवविवाहिता ने शादी के कुछ घंटों बाद ही बिल्डिंग के 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। युवती की एक दिन पहले यानी 7 जुलाई को ही शादी हुई थी। घटना सोमवार दोपहर 3:30 बजे BK कॉल नगर स्थित गोकुलधाम अपार्टमेंट की है। घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों ने दूल्हे और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुल्हन के पिता दीपक शर्मा ने बताया कि मुझे डाउट हो रहा है कि इनके आपस में छत पर कोई ना कोई बात हुई है। दूल्हे ने शराब पी रखी थी। गुस्से में लड़के ने कोई ना कोई बात बोली है। घटना के बाद जयपुर से आते हुए लड़के और उसके माता पिता को कई बार कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी के पास लड़के की मां का कॉल आया और अजमेर आने को कहा। उनका कहना है कि मेरी बच्ची बहुत स्ट्रांग है, शादी से पहले पता होता तो मेरी बेटी खुद मना कर देती, वह पूरा परिवार उसी ने संभाल रखा था। दीपक शर्मा ने बताया कि हंसी खुशी बेटी को विदा किया गया था। ससुराल वालों ने कहा था कि हम अभी कोमल को नहीं भेजेंगे, 14 तारीख को ही भेजेंगे। वे गणेश जी की प्रसादी 14 जुलाई को ही करी है, जबकि 10 जुलाई को उनके यहाँ प्रसादी थी। वो अड़ गए कि 14 जुलाई को ही भेजेंगे और उसी दिन दोनों जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लड़की के पिता का कहना है कि उनके पुराने जानकार ने रिश्ता बताया था और कहा था कि अच्छा परिवार है। वहीं दीपक शर्मा का आरोप है कि रौनक शराब पीता है, जबकि उसने शादी से पहले मना किया था कि वह शराब का सेवन नहीं करता और उनकी बेटी को धक्का देकर ही गिराया गया है। 7 तारीख को मैंने मेरी बेटी की शादी यहाँ पैराडीजो रिसोर्ट जो अजमेर में पड़ता है अपने यहाँ हाईवे पे, वहाँ मैंने शादी कर रही थी। और 8 तारीख को 10 से 11 के बीच में मैंने क्या नाम है विदा वगैरह कर दिया था। विदा करने के बाद में हम लोग जयपुर के निकल गए थे। इन लोगों का फ़ोन आ गया था 2:30 से 3 के आसपास कि आप लोग तुरंत क्या नाम है ना अजमेर आइए। हमने उनसे पूछने की पूरी कोशिश करी तो वो कुछ बोल रहे नहीं। वो बोले तुम्हारी बच्ची ऐसे बार ये करके फ़ोन काट दिया। उसके बाद में मैं इनको फ़ोन पे फ़ोन करता रहा, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इनके कोई मिलने वाले थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि आप क्या नाम है ना हॉस्पिटल पहुंची, आपकी बेटी का क्या नाम है ना वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला सारी वारदात का कि ये चीज़ ऐसी हुई है। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे को न्याय मिले और मेरी बेटी के बारे में मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिले कि उसके साथ में ये हादसा कैसे क्यों हुआ। ऊपर से फेंक दी। दहेज की मांग का तो ऐसा कोई मामला न तो हुआ था। और उसके बाद में अगर इन्होंने कोई वो डिमांड वगैरह जो भी थोड़ी बहुत जो होती है फॉर्मेलिटी, वो चीज़ तो पूरी कर भी दी थी। सब राजी को से काम भी निमट गया था। और उसके बाद ही 2 घंटे बाद में ये सारा खेल हो गया। घर पे जाने के बाद में क्या उन्होंने वो
इनके कार्यक्रम चल रहे थे, क्या वो हुआ। उसके बाद में मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन आई कि आप लोग अजमेर आ जाइए, तो मैं आ गया। कल से मैं यहाँ हूँ। मैंने पुलिस में क्या नाम है रिपोर्ट भी लिखवा रखी है और मैं ये पूरी तरह चाहता हूँ, मैं शर्मा जी से भी चाहता हूँ, उनसे मेरा निवेदन है कि क्या नाम है ना मेरे को ये पूरी क्या नाम है ना मेरे को न्याय दिलाई जाए। लव मैरिज नहीं थी सर, अरेंज मैरिज ही थी। मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने ये रिश्ता बताया था, उनके बुआ जी का लड़का था, उनके मार्फत ये रिश्ता हुआ। लड़की का नाम कोमल शर्मा, ये यहाँ रहते हैं अजमेर में, अपने ये क्या नाम है गोकुल वाटिका में रहते हैं 602 में। मेरे 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा। ये कोमल थी सब में बड़ी। कोचिंग सेंटर वगैरह करती थी, कोचिंग सेंटर चलता था इसका, होम ट्यूशंस वगैरह लेती थी ये अपने जयपुर। मेरे 3 बेटियों की शादी हो गई, इससे पहले मेरी 2 बेटियों की शादी हुई है, उसको 1.5 साल हो गया है। अब मेरे को तो शक है, जब भी मैंने रिपोर्ट लिखवाई है कि मेरी बच्ची के साथ यह हादसा क्यों हुआ, मुझे इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी कार्रवाई चाहिए। इसके अलावा लड़की की बहन का आरोप है कि रौनक उसकी बहन से बदतमीजी से बात करता है और शादी के दौरान फेरों के समय भी बदतमीजी से बात की गई थी। ठीक है ना, मेरे को तो ये लड़का सही नहीं लग रहा है, ये बहुत गुस्सा करता है, बदतमीजी से बोलता है ये, और इसने ना झूठ बोला है, और दारू भी पीता है, ये गुटखा भी खाता है। इसने मुझे कहा था कि मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, लेकिन ये गुटखा खाता है और दारू भी नहीं पीता, ये दारू भी पीता है। इससे पहले आपकी बहन को पता नहीं चला ये सारी चीजें? नहीं, उसको नहीं पता थी। उसने कहा था मैं कभी कभी पार्टी में जाता हूँ तभी ड्रिंक करता हूँ, गुटखा तो मैंने कब का छोड़ दिया, गुटखा नहीं खाता। और उसको पता था मेरी बहन को गुस्सा आता है, तो नहीं मैं संभाल लूँगा। और उसका बदतमीजी, कल वो फेरों पे लड़ लिया मेरी बहन से, फेरे लेते टाइम लड़ लिया, दारू पी रखा था तो फेरे पे लड़ लिया मेरी। कल शराब पी रखी थी? हाँ, तो मेरी बहन से लड़ लिया। और मेरी बहन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, हमारी शादी उसने करी है, हम तीनों भाई बहनों को पाला है, मेरे माँ बाप को पाला है उसने, इतनी स्ट्रॉन्ग थी मेरी। ये स्टेप तो वो कभी कर भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। वारदात ही हुई है और उन्होंने ही करी है, उन्होंने ही करी है। हाँ, दे देंगे, उन्होंने ही करी। और वो आए भी नहीं यहाँ पे, अगर इतना ही होता तो यहाँ आते ना फोन किया ना बात करी उन्होंने। ठीक है, गुस्से में बिल्कुल नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल थी। वो बोल रही थी कि बस उसने मुझे बोला कि मिन्नी ये लड़का बहुत झूठा है, इसने बहुत झूठ बोले हैं, ये बोलता था गुटखा नहीं खाता, ये दारू नहीं पीता, ये दारू भी पीता, ये गुटखा भी खाता और ये चिल्लाता भी मुझको और बहुत बदतमीजी से बोलता है मुझसे। बात हो गई, हमें ये लगा, बोली मैंने तो सोचा नहीं था ये ऐसा निकलेगा फोन पे, तो ऐसे सामने गंवारों की जैसे बोलता है। इतना आया भी नहीं, और उसमें क्या है ना, जैसे थोड़ी देर तो ठीक रहता है, फिर लड़ लेता, फिर सॉरी बोल देता, गलती हो गई, फिर लड़ लेता, फिर सॉरी बोल देता। तो वो सोचते चलो ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी बोल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता फेरों पे लड़ लिया, इतना नहीं, इतने पब्लिक पे फेरों पे बस ये जूते छुपाई ना, जूते छुपाई थी तो हंसी मजाक चल रहे थे, तो उनके यहाँ से तुम्हें ये रस्में नहीं पता क्या, तुम्हें वो रस्में नहीं पता क्या। अरे रस्में करवाने से हमें पहले बताते ना कि हमारी ये रस्में होती है। जब परिवार ही अलग है, एक शर्मा परिवार है, एक बंसल परिवार है, परिवार अलग है, तो रस्में बतानी चाहिए ना कि हमारी ये रस्में होती है। सारी की सारी बहन चढ़ गए हमारे ऊपर, तुम्हारे ये भी नहीं होता, तुम्हारे वो भी नहीं होता, और उनको ये नहीं दिखा मेरी बहन वहाँ बैठी है और वो जो दूल्हा है वो अपनी बहनों का साइड दे रहा है, तुम ये करो, तुमने ये क्यों नहीं किया, इनको खाना खिलाओ अपने हाथों से। हमने कुटा हमें लेने नहीं, आप जूते छुपाए में इनसे पैसे नहीं दिए गए। मतलब इस तरीके से बिहेवियर किया गया था सर, तो कोई इंसल्टिंग बिहेवियर था हमारे साथ में। अच्छा, एमकॉम किया है, वो टीचर थी पिछले 5 से 8 साल से, 50,000 रुपये महीना कमाती थी। उसने हमारी शादियां भी करी है और हमारे मम्मी पापा को सपोर्ट भी किया, पूरा परिवार चलाया। और हमारे तक की शादी हो जाएगी तब हमारे भाई के हम आगे पढ़ाई भी करवाएंगे। सुसाइड जैसा कदम नहीं, वो कभी दिमाग में नहीं ला सकती, क्योंकि हमेशा बोलती थी, हमें बोलती थी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना, इंडिपेंडेंट रहना, हम तो चाहते हैं काफी। हाँ। वहीं दूसरी ओर रौनक के पिता नंदकिशोर बंसल ने दावा किया है कि बेटे ने बहू को छत से कूदते हुए देखा था, जब तक वह पहुंचता बहू कूद चुकी थी। उन्होंने रौनक के ससुराल पक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नकारा है, कहा किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं हुई है, न ही डिमांड की गई थी, जो भी दिया वह लड़की वालों ने अपने हिसाब से दिया है। वहीं शादी के दिन हुई बदतमीजी की बात को लेकर उन्होंने कहा कि शादी ब्याह में बच्चे आपस में मजाक करते रहते हैं। पीहर पक्ष ने कई आरोप लगाए हैं कि है ना पति के द्वारा धक्का देकर के मारा गया, और कई शादी के दिन परेशान करने और दहेज के लिए लिफाफों जैसे कि है ना कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर आपका क्या पक्ष है? पर मेरा पक्ष तो ये है कि ये सब झूठे आरोप लगाए गए हैं इन्होंने। बिल्कुल हमने कोई डिमांड नहीं करी, आज तक इन्होंने बात नहीं करी हमने पैसे की। इन्होंने शुरू से ये हमको ये बोला था कि हमारे पास पैसा 0 है। मैंने कहा कोई पैसा नहीं, हमको तो बच्ची चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए हमारे को। और आज तक डिमांड हमने कुछ भी नहीं करी है, 1 रुपये की भी बात नहीं करी है इनसे। और सारा खर्चा शादी का हमने करा है, इनसे कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब रिश्ता तय हो रहा था तब है ना उनके द्वारा 2 लाख रुपए जब आपने डिमांड किए थे वो नहीं, हमने कोई डिमांड नहीं करी थी। उनका आगे के फोन आया था हम 2 लाख रुपए देंगे आपको, तो मैंने उनको मना भी करा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपके कोई खाता नंबर दो, हम खाते में ट्रांसफर करवा देंगे।
महंगा ठीक है, महंगा बच्चे के हमें ट्रांसफर करवा दो, 2 लाख रुपये बच्चे के खाते में ट्रांसफर करवाए थे, बस ये दिया था उन्होंने, कुछ नहीं दिया था। चीज़ उन्होंने कहा है कि शादी में रौनक के द्वारा कई बदतमीजी की गई कुछ मेहमानों के साथ, और जो परिवार है वो लिफाफों के जरिए है ना इस तरह की डिमांड। नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है और वो मजाक में आपस में बोलते हैं, सब मजाक कर रहे थे आपस के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने कोई डिमांड नहीं करी, न कोई लिफाफा मांगा आज तक, न कुछ करा हमने। उन्होंने ये भी कहा है कि शादी से पहले लड़का ड्रिंक करता था, ये चीज़ नहीं, ये जबरदस्ती बदनाम करने की साजिश है। बच्चा ने ड्रिंक कुछ नहीं करता है। क्या उस वक्त घटनाक्रम क्या हुआ था सर? क्या बच्ची गिरी है या सुसाइड है? नहीं, आपको क्या लगता है? एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोग तो नीचे थे, मेहमान सब जा रहे थे, हम बिल्कुल नीचे थे हम लोग। तो बच्चा कभी स्टोर पे जाता नहीं है, तो मुझे बोला पापा चाबी कहाँ है? मैं क्या करेगा, बोला कोमल के लिए ऊपर घूम के आते हैं, जी उठ रहे हैं। तो ये लोग ऊपर गए थे 8वीं मंजिल तक चल गए थे लोग। फिर कोमल ने बोला ऊपर चलो, उन्होंने बच्चे ने मना कर दिया कि ऊपर मत जाओ आप। क्या मतलब ऊपर जाने से? तो नहीं, ऊपर चलो घूमने। तो ऊपर गए, तो ऊपर जाके बाद जगह तो ही नहीं बैठने की, तो बोला आप मेरे लिए कुर्सी लेके आओ। फिर वो नीचे 7वीं मंजिल पे कुर्सी लेने गया, तब देखा तो वो ऊपर से छलांग लगा दी थी, कूद के एकदम भाग के। फिर वो एकदम भागा बचाने की थी, मैं तो वो कूद चुकी थी, उसने गिरते हुए देखा है नीचे, जबकि वो 7वीं मंजिल में थी और वो कूदी ऊपर 8वीं मंजिल से जाके। नहीं, कुछ नहीं, हंस रही, आराम से था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमने जुमे चलती थी, गेम चल रहे थे, सारे मई वहीं था। फिर मेरे पग में उन्होंने धोख दी, तो मैं कहा बेटा मुझे क्या करना, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, आप लोगों को पूरा व्यापार सब घर बार आप लोगों को संभालना, सब मैं चाबी सब आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं वहाँ कम से कम 20 जने मौजूद थे, वो सारे झूठे हमारे पर जबरदस्ती हमको फंसाने की चालीस कर दी जा रही है। कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि कोमल शर्मा 32 वर्षीय पत्नी रौनक बंसल ने सुसाइड किया है। युवती जयपुर की रहने वाली थी। उसकी अजमेर में बीके कॉल नगर गोकुलधाम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 निवासी रौनक बंसल से रविवार को शादी हुई थी। कोमल और रौनक की इंटरकास्ट अरेंज मैरिज थी। रौनक के साड़ियों का बिजनेस है। पुलिस ने बताया सोमवार सुबह 4 बजे फेरे हुए थे। सुबह 7 बजे दूल्हा दुल्हन घर पहुंचे थे। इसके बाद घर में दुल्हन के आने पर रस्में चल रही थी। इस दौरान दुल्हन को घबराहट हुई, वह अपने पति के साथ छत पर चली गई। पति को बोला कि बैठने के लिए कुर्सी लेकर आओ। पति छत पर दूसरी तरफ रखी कुर्सी को लेने गया। इस दौरान उसने छलांग लगा दी। पति दौड़ता हुआ नीचे भागा और परिवार के साथ हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों की शिकायत के बाद कोमल शर्मा के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं इस मामले में गंभीरता से जांच जारी है। कल थाना कृष्णगंज में महिला थी कोमल शर्मा, इसकी परसों शादी हुई थी। वो यहाँ ससुराल में आई थी गोकुलधाम। इसकी 8वीं मंजिल से गिरने से मृत्यु हो गई थी। उसकी बॉडी मोर्चरी में रखाई थी। रात को उसके परिजन जयपुर से आए, जिन्होंने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है, आगे अनुसंधान जारी है। अजमेर के गंज थाना इलाके के बोराज गांव की टीचर्स कॉलोनी में आज कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्यवाही करने पहुंचे। दर्शन टीचर कॉलोनी में पिछले 22 सालों से करीब 200 गज जमीन पर एक परिवार कब्जा जमाए बैठा था। इसके बाद आज कोर्ट के आदेश के बाद इस जगह को खाली करवा कर कुर्की की कार्यवाही की गई। हालांकि इस दौरान परिवार वालों का विरोध का सामना भी कोर्ट के नजदीक और पुलिस को करना पड़ा। क्या था पूरा मामला? न्यायालय से आदेश हुआ इसको खाली करने का, और 2 बार पूर्व में भी आ चुके हम लोग, और आगाह किया था और कोर्ट से इनको किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं है। न्यायालय ने ना जो डिग्री होल्डर के पक्ष में आदेश दिया था, और ये जजमेंट डेटर है नैना देवी, इनको खाली करने का आदेश दिया। क्या कहना चाहेंगे? 11 बजे के आप आए हुए हैं, 12 बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण को भी देखना पड़ता है। इन्होंने ना जो जबरदस्ती यहाँ पे शांति भंग करने का माहौल उत्पन्न कर रखा है, फिर भी काफ़ी तसल्ली से किसी का हर्जाना नहीं हो, कोई जनहानि नहीं हो, किसी प्रकार का इनके सामान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उसका थोड़ा कर रहे हैं। नहीं, रिकवरी नहीं है, ये प्लॉट है, इस पर इन्होंने मकान बनाने का प्लॉट रमेश चंद पारिक का था। कितना पुराना कब्जा ये तो मेरे पास तो वारंट आता है, काफी पुराना कब्जा है। बिल्कुल देख सकते हैं, करीब 22 साल से पुराना ये 20-22 साल हो गए मेरे को रहते हुए। यहाँ 20-22 साल से हम रह रहे हैं। लाइट का बिल, पानी का बिल, हम यहाँ पे रह रहे हैं। कब्जा है, 14-15 फैमिली है, 2 भाई है, उनके बच्चे हैं, एक सिस्टर है विधवा, उनके बच्चे हैं, एक मम्मी है, मदर है, पापा है नहीं। अच्छा, आपने ये जमीन किसी से 20 साल पहले, जैसा आप खरीदी है मैंने। किससे खरीदी थी आपने? ये हमने जीवनी देवी से खरीदी है, बोराज की रहती, बोराज में रहती,
वो रात से खरीदी है, उनसे पैसे देके खरीदी है। और हमने जब निर्माण करा, जब कोई नहीं आया था यहाँ पे, हमारे को 22 साल हो गए मकान बना के रहते हुए, किस्तों मकान बनाए हमने, जहाँ जब तक कोई नहीं आया यहाँ पे रोकने कि भाई ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है। आज बन गया, सब कुछ हो गया, हम रह रहे इतने साल से, उसके बाद आज आके पुलिस प्रशासन लाके, कोर्ट के आदमी लाके खाली करवा रहे हैं। नहीं, इससे पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था कि जैसा पता चल रहा है कि भाई 2 बार आपको पहले चेताया गया? नोटिस नहीं आया, वो तो आके बाहर जाते थे, नापाचोबी करके चल जाते थे। मेरे हाथ में कोई नोटिस नहीं दिया गया मेरे को। कितने लोगों का परिवार था आपके यहाँ पे? हम यहाँ कम से कम 14-15 जने हैं। वो महिला कहाँ जिनसे आपने जमीन खरीदी थी? वो महिला तो अपने बोराज गांव में है, उनकी तबीयत खराब है अभी, इसलिए आ नहीं आ पाई है। तो जो रजिस्ट्री होती है, कागज बनते हैं जमीन के, हमारे पास एग्रीमेंट है, पापा के नाम है, पापा शांत हो गए। अच्छा, अमरचंद जी के नाम। इसके पास वाली जमीन पे पास में 100 गज पे इस पे भी केस चल रहा है, लेकिन उसका खाली का आदेश नहीं आया, फिर मेरा ही आया। जो शर्मा जी हैं जिन्होंने मुकदमा आज जीता है और ये कोर्ट की कुर्कियां आई है, कोर्ट के नाजिम आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने किससे खरीदी है जमीन? फिर जैसा आप बता रहे हैं कि आप जो बोराज में कोई ये जो जमीन है, ये बोराज में आ रही है, ना कि कॉलोनी में आ रही है जी। ये जमीन बोराज की है, इनके पास जो पट्टा है रस्टी है, वो इनकी कॉलोनी की है जी। जमीन इनकी भी नहीं है, ये सरकारी जमीन बोराज की जमीन है। नाम बताओ। मेरा नाम चेतन है जी है जिनकी ये जमीन होने जा रही है, कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कुर्की के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट की पालना सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन एक मानवता का अभी जो विषय चल रहा है वो यहाँ मानवता का चल रहा है। जो परिवार है चेतन, ये मेरे साथ में, इनकी मम्मी वो विधवा है और सिस्टर भी यहीं रहती है, इनके पिताजी नहीं है। अब ऐसा परिवार है, हालांकि हम मान रहे हैं, कोर्ट की पालना भी हम मान रहे हैं, नाजिर साहब भी आए हुए हैं, प्रशासन भी आया हुआ है, लेकिन हमारा ये कहना है जो पट्टा इशू हुआ है वो रमेश जी के नाम से इशू हुआ है। रमेश जी ने कोर्ट जीता है, ठीक है जीता है, लेकिन ये है कि जो यहाँ तो ऐसी स्थिति पैदा करे कि यहाँ तो ये इनका मकान जो बना हुआ है उसका पैसा इनको दे दे, या फिर बाजार रेट का जो भाव है वो बाजार रेट का पैसा इनसे ले ले। अब बाजार रेट या टीचर कॉलोनी है 15-16 हजार रुपए भाव है, रमेश जी कह रहे हैं 25 हजार रुपए के भाव से पैसा चाहिए। तो ऐसे करके कोई गरीब मार मत करो, ऐसा सॉल्यूशन करो कि इनकी बात भी रह जाए, जो परिवार है वो भी वार्तालाप कर रहे हैं लोगों से करिए, पुलिस प्रशासन से करिए, रमेश हाँ लगभग 1.5 करने की कोशिश करिए, तो क्या सामने आ रहा है, क्या लग रहा है? बस बात ये चल रही है, रमेश जी ये कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल तो ये जो कार्रवाई है होने दो, और उसके बाद में आप बाद में एग्रीमेंट करके और जो नए शर्तें लागू होगी उन नए एग्रीमेंट लागू करके और फिर हम इनको ये प्लॉट दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं। लेकिन बात ये आ रही है कि वो यहाँ की रेट जो है 15-16 हजार, उस रेट को बता रहे हो 25 हजार, जो हर्जा खर्चा कोर्ट में लगा हुआ वो 2-4 लाख लगा हुआ, वो कह रहे 10 लाख रुपए लगे। तो कहीं ना कहीं ये एक वेरिएशन आ रहा है, ये झोल आ रहा है। और ये पार्टी जो है चेतन और चेतन का परिवार, ये 20 साल से लगभग यहाँ पे निवास कर रहा है, तो मामला तो पेचीदा है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। ईश्वर है, वो देख रहे हैं और ईश्वर कोई ना कोई अच्छा हल निकालेंगे। यहाँ पे सभी कॉलोनी वासी, मोहल्ले वासी, इनके मित्र चेतन भैया के सब यहाँ आए हुए हैं, और रमेश जी भाई साहब भी मानवता के आधार पे कोई ना कोई उचित निर्णय लेंगे। हम रमेश जी भाई साहब से भी यही आशा करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं झाड़ू पोछा करके काम मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ, और बोलते सरकार गरीबों को घर दे रहे, ये तो मेरे से घर छीन रहे हैं। मेरा भाई मजदूर है, मेरे को पाल रहे थे इतने दिन, अब मैं खुद काम करके मेरे बच्चों को पालती हूँ, और मेरे बच्चों को बहुत परेशानी से मैं बड़ा कर रही हूँ। मेरे बहुत मुसीबत है, मेरे कोई घर नहीं है, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, झाड़ू पोछा करके घर चलाती है, घर जाके झाड़ू पोछा करती हूँ, घर जाके झाड़ू पोछा करती हूँ। मामा तो बचपन में साथ हो गए, हम तो 5 साल से मामा के साथ रह रहे हैं, मामा ने हमें घर में रखा और घर से भी निकाल देंगे तो जाएंगे बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
यही सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आईजीएल कंपनी द्वारा गैस पाइपलाइन डालने के दौरान रोड को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके लिए आश्वासन भी दिया गया था कि कार्य पूर्ण होने के बाद मरम्मत कर दी जाएगी, परंतु नहीं की गई, जिससे परेशान होकर रोड की मरम्मत करवाने के लिए मयूर विकास समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सैयद मंसूर अली ने जानकारी देकर बताया कि लगभग 3 माह से आईजीएल कंपनी द्वारा मयूर कॉलोनी चंद्रावती नगर में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड को पूरी तरीके से खोद दिया गया था। वे कंपनी द्वारा कॉलोनी की विकास समिति के पदाधिकारी को यह आश्वासन दिया गया था कि गैस पाइपलाइन डालने के उपरांत टूटी हुई रोड को रिपेयर कर दिया जाएगा, किंतु 3 माह बीत जाने के बाद भी रोड को सही नहीं किया गया है। इस संबंध में कंपनी के विरोध में आज कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। आईजीएल कंपनी द्वारा जो शहर भर में गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, इस सिलसिले में आज हम लोग शिकायत लेकर कलेक्टर साहब के आए हैं। पिछले 3 महीने पहले चंद्रवदाई नगर मयूर कॉलोनी और वहाँ के और आसपास के एरिया में गैस पाइपलाइन डाली गई। हमसे वादा किया गया है कि हम 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपका रोड सही कर देंगे, लेकिन इन्होंने आज 3 महीने होने के बावजूद अभी तक रोड सही नहीं किया गया। इसके अलावा रोड के बीच में एक बड़ा गड्ढा किया हुआ है, जिसके अंदर बारिश में पानी भर गया और हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी उसमें गिर गए, रेस्क्यू करके उनको निकाला गया। इसके अलावा पानी की जो पाइपलाइन हमारे गली में मोहल्लों में जा रही हैं, वो तक ये लोग तोड़ के चले गए, वो अब मोहल्ले के लोगों ने अपने खर्चे पर सही कराई। कलेक्टर मैडम को हम लोग मिलने आए थे, लेकिन वो मीटिंग में होने के कारण एडीएम साहब के थ्रू हमने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है और उनसे शिकायत की है कि पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने इनके सारे अधिकारियों से, यहाँ तक कि संपर्क पोर्टल पे भी शिकायत डाली, दिल्ली में जो इनके अधिकारी हैं उनको भी शिकायत की, अजमेर के सारे अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन ठेकेदार द्वारा बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग मिले और हमें आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द ये काम करवाएंगे। सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के मुख्य ट्रस्टी सेठ बजरंग लाल महावीर प्रसाद तापड़िया की प्रेरणा से स्थानीय राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में 51 पौधे लगाए गए। फाउंडेशन के मुख्य समन्वयक श्याम बाबू शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में संचालित राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में मेरा वृक्ष मेरा परिवार के संदेश के साथ 2100 पौधे लगाकर प्रदेश में छात्रों को अध्यापन के साथ साथ प्रकृति से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत अमृत पर्यावरण महोत्सव 2024 एक पेड़ देश के नाम को ध्यान में रखते हुए इन पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी महाविद्यालय परिवार ने ली है। इस मौके पर व्याख्याता शास्त्री लोकेश शर्मा, विमला गुर्जर, जितेंद्र सिंह नरूका, चैतन्य प्रकाश दामोदरिया, ऋषि मिर्धा, शारदा देवी, जनता देवी व विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। आज सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के मुख्य ट्रस्टी सेठ श्री बजरंग लाल महावीर प्रसाद जी तापड़िया जी की प्रेरणा से राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में 51 पौधे लगाए गए और फाउंडेशन राजस्थान के सभी जिलों में संचालित संस्कृत महाविद्यालयों में मेरा वृक्ष मेरे परिवार के संदेश के साथ 2100 पौधे लगाने के लिए प्रेरित है और महाविद्यालय में अध्यापन के साथ विद्यार्थियों को प्रकृति के साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश मिले, इस हेतु इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इसीलिए सभी से और मैं सभी प्रदेशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि अभी इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। ब्यावर के मसूदा से खबर सामने आ रही है, जहां सरकार को मनरेगा मेटो द्वारा लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। कार्यस्थल पर बिना पहुंचे कार्य मौका पर लेबर की उपस्थिति दिखाई जा रही है। इसके माध्यम से फर्जी फोटो अपलोड कर ऑनलाइन उपस्थिति दर्शाई जा रही है, जिसके बाद मामला सामने आने पर पंचायत प्रशासन हरकत में आया है। वहीं विकास अधिकारी मधुसूदन ने बताया कि मामला सामने आया है, इसकी तुरंत जांच करवाई जाएगी। महानरेगा योजना अंतर्गत मेट द्वारा जो ऑनलाइन हाजिरी भरी गई, वो जिसकी 2 दिन की हाजिरी भरी गई, और ग्राम पंचायत में जब कल दिनांक 8 तारीख को जानकारी प्राप्त हुई, तो जानकारी तुरंत होने के बाद हमने उन मेटों को हाजिरी भरने से रोका, पाबंद किया गया। और विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति मसूदा को अवगत करा दिया गया है। और जो MR है वो ऑनलाइन जारी है, लेकिन प्रिंट हार्ड कॉपी जारी नहीं है। मोबाइल ऐप से जो हाजिरी भरी गई है वो गलत तरीके से भरी। सर ऐसे नहीं, ये सब मामला पहली बार ही आया। पहली बार आए तो जानकारी में नहीं हुआ। कल जब जानकारी हुई तो होने के तुरंत बाद हमने BDO साहब से अग्रिम कार्यवाही मेट के खिलाफ हेतु अवगत करा दिया गया। अजमेर की पुलिस लाइन डिस्पेंसरी से मरीजों द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरी में एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से आया हूँ, मेरे हाथ में खुजली होने के कारण लिवोसिट्राजिन लेता हूँ जनरली दवाई। तो मैंने यहाँ आया हूँ और मेरे को गांधीधाम जाना है, तो मैंने चलो मैं लेके आता हूँ लिवोसिट्राजिन लिखा के। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गेट पे ऐसे ताला लगा रखा है कि मेरे को झुक के टेढ़ा मेढ़ा होकर निकलना पड़ा। कोई यहाँ पे खजाना है क्या जो मतलब कोई आके ले जाएगा? एक व्यवस्था है साहब। आते ही स्वागत बहुत बढ़िया हुआ। इस गेट को ताला दे के मैंने राजस्थान में ऐसा कहीं डिस्पेंसरी नहीं देखी। हमारे गवर्नमेंट में सचिवालय में वहाँ पे वैशाली नगर में भी डिस्पेंसरी है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं, नीचे लगाते हैं गेट के ताला। कम से कम इतना होता है कि एक स्कूटर भी निकल सकता है इजीली। और यूँ झुक के मतलब मंदिर में आया हूँ, जैसे झोंक दे के फिर निकला हूँ अंदर से। और यहाँ आके मैंने कंप्लेंट रजिस्टर मांगा, कोई स्टाफ नहीं है। मैंने एक सिंपल मैं लिखूँ कि भाई मैं आया हूँ और यहाँ कोई सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। पुलिस लाइन ने जिस हिसाब से इसको व्यवस्था सरकार ने मतलब व्यवस्था उपलब्ध कराई है, तो क्या है? क्या लापरवाही मानते हैं क्या? ये पूरी लापरवाही है साहब, घोर लापरवाही है। मैं तो खैर मेरे तो इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, गंभीर बीमारी नहीं। अगर कोई गंभीर बीमारी का अगर मरीज यहाँ आ जाता है तो वो क्या सेवा लेगा? अंदर स्टाफ में कोई नहीं मिला? कोई भी स्टाफ पे नहीं मिला। एक नर्स मिली, उससे मैंने कहा भाई मेरे को कंप्लेंट रजिस्टर दे दो, मैं अपनी कंप्लेंट लिख के जाता हूँ। क्या क्या बोला फिर? उन्होंने कहा मेरे को कोई मालूम नहीं है कहाँ है। कुछ बताया होगा डॉक्टर साहब के नहीं? और फिर मैंने CMHO साहब के नंबर लिए, CMHO साहब भी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो अब मैं आगे जाके जो भी होता है मेरे से व्यवस्था करूंगा। आपका ये शिकायत लिखूंगा। ठीक है, आपका नाम बताइए। रमेश चंद, मैं वैशाली नगर जयपुर से आया हूँ। ठीक है। शादी में जाना मेरे को, तो अभी ब्यावर जाऊँगा, ब्यावर से मैं गांधीधाम। ठीक है। आया हुआ है, टाइम पीरियड आया हुआ है, तो उसकी दवाई लेनी थी मेरे को। जबकि पहले भी मैं हर महीने यहाँ से लेके जाती हूँ, 2-3 महीने तक पड़ी थी। तो आज यहाँ दिखाने आई तो कोई मैडम नहीं, कोई और नहीं। जबकि यहाँ लेडीज़ डॉक्टर है तो लेडीज़ को ही दिखाएगी। तो यहाँ पे कोई मैडम नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं है, पूरा स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे। अंदर जाके देखा मैंने तो कोई नहीं है। हर बार तो सब रहते हैं, आज कोई नहीं। पूछा तो बोले आज कोई नहीं यहाँ पे। पहली बार हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। फिर हॉस्पिटल किस चीज़ का? आपने किसी को शिकायत दी इस बारे में? मैं तो अभी आई हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं तो खुद देखी रही, आज लाइन नहीं लगी हुई है। और लेट इसलिए आई क्योंकि सुबह सुबह भीड़ रहती है। आज आप किसकी शिकायत दोगे इस पर? आपको कोई नहीं मिला इसके बारे में? कोई हाँ, CMHO को दूंगी मैं शिकायत के भैया है ही नहीं हमारी। जबकि मैडम पहले CMHO मैडम जोशना मैडम थी, मैं उसे से दवाइयाँ लेके जाती थी हर बार इस टाइम के लिए। और आज कोई है ही नहीं अब यहाँ पे, तो शिकायत हम मैडम से करेंगे। जब बात आज के चैनल ने इस विषय पर संज्ञान लिया तो सामने आया कि डिस्पेंसरी इंचार्ज डॉक्टर शालिनी मीणा द्वारा सिविल लाइन थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उन्होंने डिस्पेंसरी स्टाफ पर उन्हें जान से मारने के षड्यंत्र के रचने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनको स्टाफ के कुछ लोगों द्वारा चाय में जहरीली वस्तु मिलाकर पिलाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण यह डिस्पेंसरी नहीं आ रही है। वहीं जब स्टाफ के सदस्यों से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर द्वारा लगाए गए सभी आरोप अनर्गल और झूठे हैं, जिनको वो सिरे से खारिज करते हैं। स्टाफ बेटा है, 2-3 लोग हम लोग CMHO मैडम से मिलने गए थे। मैडम मंडे मीटिंग में गई, हमको मिली नहीं। हम दोबारा भी जाएंगे उनको मिलने के लिए। डॉक्टर शालिनी मीणा है जो उन्होंने मेरे खिलाफ
और 2-3 लोग और हैं हमारे साथी, उनके खिलाफ एक परिवार दायर किया है सिविल लाइन थाने में। तो सिविल लाइन थाने से हमारे पास में हेड कांस्टेबल मनोज मीणा जी आए थे, वो हमारे बयान लेके और दर्ज करके लेके गए हैं। और उसी के सिलसिले में मैडम से मिलने गए कि हमारे क्या मदद करेंगे, हम नर्सिंग स्टाफ की क्या मदद कर सकते हैं सी बच्चों को, उसके लिए मिलने गए थे। क्या इल्जाम लगाया है आप पे? उन्होंने लगाया है कि चाय में हमको नशीली दवाएं और जहरीली वस्तु मिला के पिलाई जा रही है, जिससे मेरी जान को खतरा है और ये मेरा हत्या करना चाहते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ हैं तो फिर लोग यहाँ क्यों आते हैं? और आप अब ये तो वो खुद डॉक्टर है, उनको नहीं पता है कि हम उनको कैसे पिला सकते हैं। वही डॉक्टर शालिनी मीणा ने अपना पक्ष रखते हुए बात आज की चैनल को बताया कि उनके पास इस बात के प्रमाण है कि स्टाफ द्वारा उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस इस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्यों मुझे अफीम का नशा दिया गया था। इस बाबत थाने सिविल लाइंस में परिवाद दर्ज है, अनुसंधान जारी है। किसने किया, क्यों किया, ये तो पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन मेरी किसी से स्टाफ में रंजिश नहीं है। इस पूरी घटना के जो भी कृत्य हुआ है इसके साक्ष्य वीडियो के फॉर्म में मौजूद हैं और अब आगे जो भी है वो अनुसंधान ही बता पाएगा। अजमेर के जयपुर रोड स्थित संस्कृति द स्कूल के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर आज स्कूल प्रांगण में वियावाकी पद्धति से पहली बार वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फॉरेस्ट अधिकारी उपस्थित रहे। संस्कृति द स्कूल के प्रिंसिपल मनीषा जौहरी ने जानकारी देकर बताया कि संस्कृति द स्कूल के 20वें वर्ष पूर्ण होने पर आज स्कूल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से 21वें साल में स्कूल प्रवेश कर चुका है। इसी दिन को खास बनाने के उद्देश्य से आज स्कूल के प्रांगण में स्कूल के बच्चों और टीचर्स ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मियावाकी पद्धति से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस पौधारोपण के जरिए स्कूल के चारों तरफ सभी प्रजाति के पौधे और वृक्षों का रोपण करके आने वाले समय में स्कूल के चारों तरफ हरियाली और शुद्ध वातावरण को रखने का एक सराहनीय प्रयास किया गया है। वहीं फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कि मियावाकी पद्धति, जो कि अजमेर में पहली बार इस पद्धति से पौधारोपण का कार्यक्रम संस्कृति द स्कूल में रखा गया है, जो अपने आप में सराहनीय कार्य है। इस पद्धति से लगाए जाने वाले वृक्षारोपण में न सिर्फ छायादार वृक्ष बल्कि छायादार के साथ साथ फल देने वाले और फूल वाले तमाम प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं, ताकि एनवायरनमेंट को अच्छा रूप दिया जा सके। साथ ही संस्कृति द स्कूल के द्वारा पहली बार यह आयोजन अजमेर में किया गया है, जो अपने आप में काफी श्रेष्ठ है। साथ ही फॉरेस्ट अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि आने वाले समय में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके चलते अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर और शुद्ध बनाने के लिए हम सबको वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, और यही अपील फॉरेस्ट अधिकारियों ने आम जनता से भी की है। संस्कृति स्कूल का स्थापना दिवस था, तो संस्कृति स्कूल ने 20 साल अपने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। आज हमने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पे हमने मियावाकी फॉरेस्ट का प्लांटेशन किया है। तो अजमेर में जहाँ तक मेरा जानकारी है, ये पहला मियावाकी फॉरेस्ट किसी स्कूल में लगाया गया है। तो यहाँ पे 200 बच्चों ने प्लांट्स लगाए और हमारे आज के मुख्य अतिथि थे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री SR जाट और चेयरमैन श्री SR गोयल, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नीरज कुमार विदोतिया हैं। ये उनका आइडिया था और ये आज आइडिया जो है वो सफल हुआ। प्लांट किस प्रकार के लगाए थे आज? जो ये प्लांट्स हैं, ये कुछ तो फूल के पेड़ हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो फल के पेड़ हैं और कुछ छाया देते हैं। तो इसको लगाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो सुधरे, और जो हमारा कमिटमेंट है एनवायरनमेंट के लिए वो हम आज हमने ये प्लांटेशन करके उसको पूरा किया है। गुड नेम? मेरा नाम मनीषा जौहरी है, मैं संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। देखिए, आज संस्कृति स्कूल में मियावाकी पौधारोपण किया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ शरीक होने का मौका मिला, और आज जो हमारे शहरों के लिए मियावाकी पद्धति से प्लांटिंग जो है, अगर हम चाहते हैं कि शहर के बीच में या शहर के पास में स्कूल में अगर एक अपन फॉरेस्ट जंगल का लुक देना चाहते हैं पौधारोपण को, जिसमें कि हर तरह के पौधे हो, मतलब टॉप स्टोरी, मिडल स्टोरी, बॉटम, लाइनाज, लताएं, मतलब सारे तरह के पौधे हो, इस जो पद्धति से पौधारोपण करते हैं उसको मियावाकी पौधारोपण फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये मैं संस्कृति स्कूल को बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये अजमेर में एक इनिशिएटिव लिया है और एक मियावाकी प्लॉट के रूप में जो है ये पौधारोपण आज कर रहे हैं।
ये बहुत ही अच्छी पहल है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि ये जो बारिश का सीजन चल रहा है अभी मानसून का, और हमारे अजमेर को हरा भरा बनाने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें पूरे प्रदेश में, और इसके लिए जो है अजमेर ज़िला भी जो है अग्रणी रहे, और वन विभाग जो है पूरे ज़िले में हमारी नर्सरियों में बहुत सारे पौधे तैयार हैं, और हम जो है मेरी जनता से, आम जन से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है इस वर्षा ऋतु में फॉरेस्ट की नर्सरियों से ले जाएं, और वो जहाँ भी उनको जगह मिले सुरक्षित कैंपस में पौधारोपण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।